नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग एसएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज उसी प्रैक्टिस सेट में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको समय समय पर जो वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? यानी राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत कब से होती है? तो राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत 1872 से शुरू होती है। 1872 में राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत मेयो ने की थी। किसने की थी? मेयो ने की थी। राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत 1872 मेयो ने की, जबकि 10 की जनगणना व्यवस्थित रूप से किसने शुरू की? रिपन ने शुरू की। किसने? रिपन ने शुरू की 10 की जनगणना, रिपन ने। और जनगणना कब शुरू हुई? तो इस तरह से अगर कहा जाए तो जनगणना कब शुरू हुई? जनगणना शुरू हुई 1872 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें, इसमें से दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आते हैं। एक आता है 1921 का साल, एक आता है 1951 का साल। 2 साल पूछे जाते हैं। जो 1921 का साल है इसे कहते हैं महाविभाजन रेखा। क्या कहेंगे? महाविभाजन रेखा कह देंगे 1921 वाले को। और 1951 वाले की बात करें तो 1951 वाले को बोलते हैं लघु विभाजन। इसे बोलते हैं महाविभाजन, इसे बोलते हैं लघु विभाजन समय। तो याद रखना, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट। कहा जाए महाविभाजन, जनगणना का कौन सा साल महाविभाजन रहा और जनगणना का कौन सा साल लघु विभाजन साल रहा। तो ये 4 क्वेश्चन तुम्हें बताए और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है खरीफ फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल कब काटी जाएगी? तो अगर कहें खरीफ की फसल बोई कब जाती है तो खरीफ की फसल बोई जाती है जून और जुलाई में। जून और जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और ये फसल काटी जाएगी तो ये काटी जाएगी अक्टूबर और नवंबर में। कब काटी जाएगी? अक्टूबर और नवंबर में काटी जाएगी। और अगर कहें खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी, बोई कब जाएगी? जून और जुलाई में। कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसल है? तो हम लोग सभी जानते हैं मुख्यतः कौन कौन सी फसलें। अगर हम बात करें खरीफ की फसल में, एक तो मक्का मिल जाएगा, बाजरा, मक्का, बाजरा, धान। इसके बाद ज्वार की बात कर दें, ज्वार मिल जाएगा, अरहर मिल जाएगा, ज्वार, अरहर। और कपास भी इसी में मिल जाएगा। कपास भी ध्यान देना, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, कपास, सोयाबीन। इसके बाद तंबाकू। ये सब किस में फसलें मिलेंगी? ये सब फसलें मिल जाएंगी, खरीफ की फसल होंगी। तो याद रखना, कपास, तंबाकू और सोयाबीन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अरहर, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। बाद बाकी आप जानते हैं। अगर कहें खरीफ की फसल ही होगी, रबी की फसल क्या होती है? रबी खरीफ के पास बाद, इसका मतलब अक्टूबर नवंबर में जब ये काटी जाएगी तो उसी समय अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। और काटी कब जाएगी रबी की फसल? तो वो काटी जाएगी मार्च और अप्रैल में। रबी की फसल कब काटी जाएगी? रबी की फसल काटी जाएगी मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में रबी की फसल काटी जाती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? 28 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 31 दिन। तो इस तरह से कहें चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे 28 दिन लगते हैं। 28 दिन 28 दिन लगेंगे, यानी कह सकते हैं कुछ लगभग मिलते हैं 27 दिन 8 घंटे के आसपास कुछ डाटा मिलता है। 27 दिन 8 घंटे का डाटा मिलता है। इसी को बोलते हैं चंद्रमास। क्या कहेंगे? चंद्रमास। एक चंद्रमास में कितने दिन का समय लगता है? तो 28 दिन। इसी को, और इतने ही दिन में ये अपने अक्ष पर भी घूम लेती है। इतने ही दिन में यह अपने अक्ष पर भी घूम लेती है और इतने ही समय में यह पृथ्वी के चारों ओर भी घूम लेती है।
इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कहा जाए चंद्रमा का कितना भाग हम देख पाते हैं, तो चंद्रमा का सिर्फ 51% हिस्सा ही हम लोग देख पाते हैं, बाद बाकी सब उसका पीछे हिस्सा होता है। क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी के चारों ओर घूमती है उतनी ही गति से अपने चारों ओर घूमती है और उतना ही समय लगाती है, जिसके कारण वो चारों ओर उतना ही हिस्सा दिखता रहता है। तो इस तरह से याद रखना, इसे चंद्रमास कहें कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा, इसे चंद्रमास कह सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी के साथ कितने अंश पर कोण बनाती है, यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये आती है 58 अंश 48 मिनट का, 58 अंश 48 मिनट का कोण बनाएगी चंद्रमा पृथ्वी के साथ जब घूम रही होगी। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त अशोक किस वंश से संबंध रखते हैं। तो अशोक किस वंश से संबंध है, अशोक हैं मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। तो अशोक की बात करें अगर हम लोग, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ए आंसर हो जाएगा। अशोक की बात करें तो अशोक मौर्य वंश के थे। इनके पिता का नाम, अशोक के पिता की बात करें तो अशोक के पिता थे बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त। बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त। इस तरह से कह सकते हैं मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त थे। लेकिन अशोक का नाम अलग अलग कई किताबों अलग अलग मिलेगा अभिलेखों में। तो अब अगर कहा जाए अशोक का नाम शिलालेखों में क्या मिलता है, देवा नाम प्रियदर्शिनी, देवा नाम प्रियदर्शी मिलता है, याद रखेंगे अशोक का। और अगर कहा जाए पुराणों में इनका नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। पुराणों में इनका नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कहें अशोक कौन से धर्म को मानने वाले थे, तो अशोक बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने बाद में कौन सा धर्म अपनाया था, अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त किस धर्म के थे, चंद्रगुप्त जैन धर्म के थे। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म थे, अशोक थे वो बौद्ध धर्म के थे, और बिंदुसार जो थे ये अजीवक संप्रदाय या कह सकते हैं शैव संप्रदाय के थे। अजीवक संप्रदाय या शैव संप्रदाय के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ध्यान देना, दो कंडीशन हम बताएंगे, एक तो कंडीशन जल की, एक कंडीशन किसी धातु की, एक जल की एक धातु की, दो कंडीशन है। यदि जल को गर्म किया जाता है, यदि जल को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। यदि जल को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसका आयतन कम हो जाता है। आयतन क्या होता है, आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा तो घनत्व अपने आप बढ़ जाएगा। अगर हम किसी धातु की बात करते हैं, अगर किसी धातु को गर्म किया जाता है, तो अगर किसी धातु को गर्म किया जाता है तो याद रखना उसका घनत्व घटता है, उसका घनत्व घटता है, लेकिन उसका आयतन आयतन बढ़ेगा। तो याद रखना आयतन बढ़ेगा, ये दोनों ही शर्तें ध्यान देना। अगर जल को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा लेकिन आयतन कम हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है जल के घनत्व से। ठीक है, अगर कहें किसी धातु को गर्म किया जाए तो उसका घनत्व घट जाएगा लेकिन उसका आयतन बढ़ जाए, क्योंकि उसकी तरलता बढ़ जाएगी। याद रखेंगे, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है क्या हो जाता है, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है तत्कालीन शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तत्काल अचानक शक्ति लेनी हो तो खिलाड़ी किसका उपयोग करेंगे, सुक्रोज का। किसका उपयोग करेंगे, तो खिलाड़ी किसका उपयोग करेंगे, सुक्रोज का। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है, और वसा जो होता है ये संचित ऊर्जा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा और वसा भी ऊर्जा देता है, लेकिन वसा में याद रखना संचित ऊर्जा होती है। वसा में कैसी ऊर्जा होती है, वसा में एक तरह की संचित ऊर्जा होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा तुरंत मिलती है। तो इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, एक को बोलते हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, एक को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, एक को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड अगर कहा जाए, ऐसे
ऐसे कार्बनिक या कह सकते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के समान संरचना रखते हैं। तो उसमें से तीन मिलते हैं, एक आता है ग्लूकोज, एक आता है फ्रक्टोज और एक आता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो याद रखना कौन कौन से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये कैसे हैं, मोनो शर्करा हैं। जबकि डाई शर्करा की बात करें, ध्यान से सुनना, तो उसमें से आता है लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। कौन सा? लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये तीन होते हैं। याद रखेंगे डाईसैकराइड में पॉलीसैकराइड शर्करा क्या होती है, जिसमें से मिलता है तुम्हें सेलुलोज, जो लकड़ी का बना होता है, लकड़ी जिससे बाहरी आवरण किसका? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति जो बनी होती है पादप में, सेलुलोज की। इसके बाद कीट पतंगों का जो बाहरी आवरण बना होता है वो बना होता है काइटिन से। काइटिन भी पॉलीसैकराइड। और इसके बाद में सेलुलोज भी पॉलीसैकराइड। और भी विभिन्न प्रकार के नाम मिलेंगे। तो याद रखना ये दो तो बिल्कुल दिमाग रखना। अगर कह दे मोनोसैकराइड क्या है, तो याद रखना लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज मोनोसैकराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, सॉरी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोशर्करा। और डाईसैकराइड क्या होती है? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये कैसी शर्करा हो जाएगी? ये शर्करा हो जाएगी आपकी डाईसैकराइड। इस तरह से ध्यान देना है। तो अगर कहा जाए तत्काल ऊर्जा देने वाली कौन सी शर्करा है, तो इसमें ऑप्शन जरूर लिखा है सुक्रोज। वैसे तत्काल ऊर्जा देने वाली होती है ग्लूकोज। एटरंडम ऊर्जा देने के लिए कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। इसमें लिखा जरूर है सुक्रोज, तो लगाएंगे सुक्रोज की ऑप्शन। अगर सुक्रोज और फ्रक्टोज दोनों, सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों देता है तो हम लोग क्या लगाते? तब ग्लूकोज को लगा देते। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, 26 हो गया, 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अल्प रक्तता के लिए किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अल्प रक्तता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कह रहा है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। अगर हम बात करें विटामिन का कार्य क्या है, बात समझना, विटामिन का कार्य क्या है? विटामिन का कार्य क्या होता है? विटामिन का कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है विटामिन। ना तो विटामिन ऊर्जा देता है, विटामिन ऊर्जा नहीं देगा कभी भी। विटामिन तुम्हें शक्ति प्रदान नहीं करेगा, ना तुम्हारे शरीर का निर्माण करेगा। सिर्फ विटामिन तुम्हारे शरीर की रक्षा करेगा रोगों से लड़ने की। अगर इनमें से कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण अल्प रक्तता होती है? तो विटामिन B12। क्योंकि विटामिन B12 इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो साइनोकोबाल्मियम मिलता है। साइनोकोबाल्मियम मिलता है इसका नाम, ठीक है, साइनोकोबाल्मियम मिलेगा इसका नाम। अगर कहें इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाता है। इस तरह से अगर कहें अल्प रक्तता की कमी होती है किस विटामिन कमी के कारण, तो याद रखना विटामिन B12। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं ये जो लिखे हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये तो जल की कठोरता ही है भैया। ये तो जल की कठोरता है, दूर कैसे होगी? तो याद रखना दूर करने के लिए जियोलाइट का उपयोग करना पड़ेगा। दूर करने के लिए आपको जल की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट का उपयोग करना पड़ेगा। तो याद रखना जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? जियोलाइट। कठोरता होती क्या है? कठोरता अगर हम बात करें कठोरता क्या है? कठोरता क्या है? कठोरता का मतलब होता है जल की अशुद्धि। कठोरता का मतलब है जल कितना अशुद्ध है। तो ये कठोरता दो प्रकार की, यानी जल दो प्रकार से अशुद्ध होता है। एक तो स्थायी के रूप में, एक होता अस्थायी के रूप में। एक स्थायी के रूप में, एक होता अस्थायी के रूप में। अगर कहें स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो उसको भी ध्यान से सुनना। अगर कहें स्थायी कठोरता किसके कारण है, तो याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट
क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। किसके कारण? कैल्शियम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर ये यौगिक बन जाते हैं तो जल कैसा हो जाएगा? स्थायी कठोर हो जाएगा। और जल की अस्थायी कठोरता की बात करें, जल की अस्थायी कठोरता जो निर्भर करती है, वो जल की अस्थायी कठोरता निर्भर करेगी सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट HCO3 वाले समूह से इसका काम हो जाएगा। HCO3 वाले समूह से इसका काम हो जाता है। बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता और कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड स्थायी कठोरता। कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड स्थायी कठोरता, बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, किसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की? तो याद रखना, भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा भारत में 1498 में अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन ये पहुंच कहाँ गया? ये भारत खोज पहुंच गया। इसका मतलब भारत की खोज की है वास्को डिगामा ने, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी पहले से था। लेकिन भारत से जो यूरोपीय देश थे, उन यूरोपीय देशों का पहले व्यापार जो हुआ करता था वो फारस की खाड़ी से होते हुए या मध्य एशिया से, मिडिल ईस्ट एशिया से होते हुए भारत आते थे। लेकिन अब वो समुद्र से होकर व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए वो समुद्र से अफ्रीका से होते हुए घूमते हुए भारत पहुंचे। तो अगर कहें समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डिगामा ने। अगर कहें वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया, तो याद रखना वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया। कितनी बार आया वास्को डिगामा भारत में? 3 बार आया। एक तो मैंने बता दिया 1498 में भारत में आया, और वह इतना यहाँ से मसाला लेके गया और जिससे उसने वहाँ पर उससे 10 गुना लाभ कमाया। इसके बाद में ये 1502 और 3 में आया। 1502 और 3 में भारत में पुनः आया और इसके बाद फिर चला गया और फिर आया 1524 में। लेकिन जब आया 1524 में तो गवर्नर बन के आया था, पुर्तगाल का गवर्नर बन, क्योंकि यह पुर्तगाली था, पुर्तगाल का गवर्नर बन के आया था 1524 में। तो वास्को क्वेश्चन पूछ दे, वास्को डिगामा भारत में गवर्नर बनकर कब आया था पुर्तगालियों का? तो 1524 में गवर्नर बनकर आया था, याद रखेंगे वास्को डिगामा। इसके बाद वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में ही हो गई। कहाँ पर? कोच्चि में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो वास्को डिगामा की मृत्यु भारत में कोच्चि में हुई थी 1524 में। इस तरह से अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्वेश्चन है 30 नंबर, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बौद्ध सम्मेलन की बात करें, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, बौद्ध संगीतियाँ हुई 4। कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई? बौद्ध संगीतियाँ हुई 4। उनमें से अगर कहा जाए, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगर कहा जाए पहली बौद्ध संगीत, तो क्वेश्चन पूछ रहा है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब हम कनिष्क की बात करें तो याद रखना, कनिष्क एक शक राजा थे। कौन से राजा थे? सॉरी, कुषाण। कनिष्क एक कुषाण राजा थे। कनिष्क एक कैसे थे? कनिष्क एक कुषाण राजा थे, कुषाण वंश के राजा थे। इन्होंने शकों को हराया था। क्या किया था? इन्होंने शकों को हराया था। तो याद रखना, शकों को हराने के कारण इन्होंने एक फिर वंश में वंश, इन्होंने एक बाद में संवत चलाया, जिसे 2 संवत आते हैं। तो एक संवत आता है विक्रम संवत, एक संवत आता है कौन सा? विक्रम संवत, और एक संवत आता है शक संवत। तो याद रखना, विक्रम संवत और शक संवत 2 संवत आते हैं। तो भारत सरकार ने जो स्वीकार किया है वो याद रखना शक संवत को स्वीकार किया है। भारत सरकार ने कौन सा संवत स्वीकार किया है? शक संवत स्वीकार किया है, कनिष्क का। तो याद रखना, अगर कहा जाए शक संवत कब आया था? शक संवत आया था 58 या 57 BC में। 58 या 57 कब आया? BC में आया। जबकि शक संवत कब आया? 78 AD में।
कनिष्क ने शक संवत 78 AD में शुरू किया। तो याद रखना, भारत में जो संवत चलता है वो शक संवत भारत सरकार ने स्वीकार किया है, कनिष्क का। अगर हम कनिष्क की 2 क्वेश्चन और बात करें, कनिष्क के दरबार में कौन कौन व्यक्ति रहते थे, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से व्यक्ति रहा करते थे, तो हम बात करें तो कनिष्क के दरबार में एक तो रहते थे अश्वघोष, एक रहते थे चरक, एक रहते थे अश्वघोष, एक रहते थे चरक, एक रहते थे वसुमित्र। इन तीनों को तो याद रखना ही है, अश्वघोष, चरक और वसुमित्र। इसके बाद पार्श्व रहा करते थे, एक व्यक्ति थे, पार्श्व थे, ठीक है। तो याद रखना ये 4 लोगों के नाम अश्वघोष, चरक, वसुमित्र और पार्श्व। तो ये किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था। अगर हम बात करें तो चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे। तो याद रखना, वर्धन वंश में कौन, हर्षवर्धन से प्रतापी राजा हुए, इनको किसने हराया था, चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय ने। इसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो उसकी बात करें, इसका वर्णन हराया, इसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो याद रखना ऐहोल अभिलेख में मिलता है। पुलकेशन द्वितीय ने, याद रखना, हर्षवर्धन को हराया, यह अभिलेख, इसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो ऐहोल अभिलेख में। तो हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किससे है, राइडर कप का संबंध किससे है, तो ऑप्शन है फुटबॉल दिया है, तो आंसर आएगा राइडर कप का संबंध फुटबॉल से ना होकर गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध किससे है, गोल्फ से है। तो याद रखना, अगर हम गोल्फ की बात करें तो एक और कप आता है जिसे कहते हैं वॉकर कप, वॉकर कप का संबंध भी गोल्फ से ही है। वॉकर कप का संबंध किससे है, गोल्फ से है। इससे पीछे एक वीडियो था, उसमें क्वेश्चन था, उसमें लिखा था उबेर कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध किससे है, तो याद रखना उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है, पुरुष बैडमिंटन से नहीं है। अगर कहें महिला बैडमिंटन का जो कप होता है वो उबेर कप है, और अगर थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन का है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन खेलते हैं, जबकि उबेर कप महिला बैडमिंटन खेलती हैं। बैडमिंटन का ट्रॉफी है ये उबेर कप, थॉमस कप। वॉकर कप का संबंध किससे है, तो याद रखना गोल्फ से, और राइडर कप का संबंध भी गोल्फ से है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 33 नंबर, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया। संघ शब्द, संघ का मतलब है, याद रखना, राज्यों का संघ, संघ का मतलब है जितने भी राज्य हैं उन सभी को समूह ही राज्य संघ कहलाता है। तो इसका वर्णन दिया गया अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में राज्यों यानी भारत अर्थात इंडिया, ये सब 1 में दिया गया, अनुच्छेद 1 में दिया गया, क्या दिया गया है, भारत, दैट इज इंडिया। और इसका अर्थ बताया गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ये किसमें बताया गया है, ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अगर कहें संघ और उसके राज्य क्षेत्र किसमें बताया गया है, ये शब्द अगर पूछा जाए, क्वेश्चन कह दे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन कहाँ किया है, तो याद रखना इसका वर्णन अनुसूची में है। तो अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में किसका वर्णन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेश और उसके राज्य क्षेत्र जो भारत है उसकी अनुसूची 1 में ये दिया गया है। इसके बाद इसमें अनुच्छेद दिए गए, उन अनुच्छेदों की भी चर्चा कर ले क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद है 100। अगर अनुच्छेद की 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 याद रखना ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए उपयोग किया जाते हैं, जिसमें से याद रखना 24 अनुच्छेद है ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। जबकि 23 में क्या दिया गया है, 23 में दिया गया है बलात् श्रम, बलात् श्रम जो
बात करें जो बलात् श्रम को प्रतिषेध करना यानी बलात् श्रम को रोका गया है किस में, वो 23 में रोका गया है। इस तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आयकर दिवस कब मनाया जाता है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 2 दिवस बहुत ज़्यादा आते हैं। एक आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। एक आता है जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। अगर आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे वीडियो को और लिखते होंगे कापी में, तो ज़रा हमें बताएं जीएसटी किस सूची का विषय है। जीएसटी किस सूची का विषय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें और भी जो लिखा हुआ है बात करें तो जुलाई महीने में और दिवस की बात करें, जैसे मैंने कहा 1 जुलाई। अगर कहें 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। इसके बाद में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त की बात करें तो 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। और 29 सितंबर की बात करें तो विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर की बात करें, 29 सितंबर में क्या मनाया जाता है, 29 सितंबर को 29 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस, विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। तो याद रखना 29 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 35 नंबर, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किस बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। किस बेस्ट फिल्म को यह अवार्ड दिया गया है, तो याद रखना यह फिल्म है शेरशाह। किसको दिया गया है, शेरशाह को यह अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ये सब करंट के क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली हमने ली है आयरलैंड से। अगर कहें राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, तो राष्ट्रपति का पद हमने कहीं से लिया नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के समान समझा जाता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के समान समझा जाता है, हमने पद कहीं से नहीं लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर कहें चुनाव, तो चुनाव कहाँ से लिया गया है, चुनाव प्रणाली कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। हाँ, 2 पॉइंट ज़रा ध्यान आ गया, तो यहाँ बताना जरा। एक आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द कहाँ से लिया है। दूसरी बात, विधि का संरक्षण, ये शब्द कहाँ से लिया है। और तीसरा पॉइंट, विधि का समान, विधि का समान संरक्षण। एक सेकेंड कट गया, मैंने बोला क्या बोला था, एक मैंने बोला विधि का संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके बाद में एक और आता है विधि का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के समझ समता। क्या शब्द आएगा, विधि के समझ समता। ये शब्द कहाँ से लिया है, तो याद रखना संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है और स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। और अगर कह दें समता हमने कहाँ से लिया, हमने लिया है ब्रिटेन से। तो तीनों ही पॉइंट याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था। पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ, तो ये करंट का क्वेश्चन ये भी है, तो याद रखना नई दिल्ली में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 2 बचे हुए हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है। शब्द क्या लिखा है, मैंने तुमको याद कराया है। संघीय शब्द मिल जाए और राज्य शब्द मिल जाए, इन दो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। संघीय शब्द के जहीं संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष अगर पूछ दे तो हमेशा याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे, लेकिन राज्य शब्द से पूछे तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे।
राज्य, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर कह देता राज्य शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लेकिन उस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। वह कौन सी समिति है जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर का आंसर कहें तो क्वेश्चन का आंसर तो सोनार हो जाएगा। लेकिन कहें सोनार में कौन सी ध्वनि तरंगें उपयोग होती हैं? तो सोनार में याद रखना पराश्रव्य, कौन सी पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न प्रयोग की जाती हैं। किस में? सोनार में। सोनार का उपयोग होता है समुद्र की गहराई को मापना या समुद्र के में पड़े हुए गहराई पर वस्तुओं की खोज करना। लेकिन रडार में कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं? रडार में होती हैं रेडियो तरंगें। कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं रडार में? रेडियो तरंगें होती हैं। वेंचुरी मीटर का उपयोग अगर बताएं तो वेंचुरी मीटर जल के प्रवाह की गति को बताते हैं। जल का प्रवाह कितनी गति से चल रहा है यह बताता है वेंचुरी मीटर। इस तरह से ये 20 क्वेश्चन पूरे हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करते जाइए और सभी के पास ये नॉलेज पहुँचे, आपको भी मिले, आपके दोस्तों को भी मिले, आपकी सफलता भी हो, आपके दोस्त की भी सफलता हो, जिससे आप दोनों लोग घूम फिर सकें, मौज कर सकें साथ साथ में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो कुछ नए सुझाव हों।